हेलो दोस्तों, आज हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से अगर आप समझ लीजिए तो आपको हर चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत आराम से आप आंसर राइटिंग कर लेंगे। और इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, सुनिए, और जो नोट्स बनाया जा रहा है उसको भी ध्यान से आप देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं। अगर आज आप फ्रांस को देखिए तो यूरोप का एक कंट्री है, फ्रांस की राजधानी आपको पता होगा पेरिस। प्रेसिडेंट है उसके एमुअल मैक्रोन प्रेजेंट टाइम में। बट 18वीं सेंचुरी का फ्रांस कुछ और था। वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ की इकनॉमी, वहाँ की सोसाइटी अलग थी। और वहाँ आप देखेंगे कि कुछ खास तरह की कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और इतना जान लीजिए कि फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन है पूरी दुनिया के सोच को बदल के रख दिया, पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम को बदल के रख दिया। ठीक है, और इसने दुनिया को मॉडर्न बनाया। तो ये क्या थी, कैसे हुई, इसके क्या क्या रीजंस थे, हम सबको समझेंगे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि रिवॉल्यूशन होता क्या है, रिवॉल्यूशन, ठीक है, हिंदी में आप इसको क्रांति बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? रिवॉल्यूशन, क्रांति में हमेशा देखिए जब बाय फोर्स पीपल क्या करें, लोग, ग्रुप ऑफ द पर्सन्स क्या करें, बाय फोर्स चेंज करने की कोशिश करें। किसमें? पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज लाने की कोशिश करें, तो उसी को आप रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बाय फोर्स, इसमें आप देखेंगे लोग हथियार का यूज़ करेंगे, आर्म्स का, वेपन्स का। ठीक है, राजा को मार देंगे, सिपाही को मार देंगे, उनके खिलाफ जब लोग हथियार उठा देते हैं तो उसी को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हमारे भारत में भी ऐसा हुआ था। आपको याद होगा 1857 का रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। ठीक है, एक और शब्द है दोस्तों, मूवमेंट, जिसको आप आंदोलन बोलते हैं, आंदोलन, मूवमेंट। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन से थोड़ा अलग है। ये है क्या? तो आंदोलन का मतलब होता है विदाउट फोर्स, जब आप ग्रेजुअल, धीरे धीरे डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात की जाती है और इसमें अपनी मांगों को बहुत ही, आप देखेंगे कि सत्य, अहिंसा, इन लोगों के आधार पर मांगा जाता है। तो इसको आप मूवमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हम लोग के यहाँ जो गांधी जी थे, गांधी जी, ठीक है, वो रिवोल्यूशनरी नहीं थे बल्कि वो मूवमेंट चलाते थे, जबकि भगत सिंह रिवोल्यूशनरी थे। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि रिवोल्यूशन में जब बाय फोर्स लोग मिल करके सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। जबकि मूवमेंट में ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात होती है, लोग अपनी मांगों को विदाउट फोर्स, बिना हथियार के, बिना वेपन के, आप देखेंगे कि मांग करते हैं। ठीक है, फ्रांस रिवॉल्यूशन हुई थी जब फ्रेंच की, तो उसमें किंग कौन था, याद होगा आपको, वहाँ का, उनका नाम क्या था? लुई 16। ठीक है, उनका नाम था लुई 16। अब देखिए, ये इनकी डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी, ये भी याद रखिएगा, ये था बुर्बो वंश, बुर्बोन फैमिली। ठीक है, ये इस फैमिली के लोगों का नाम इसी तरह रखा जाता था, लुइस 1, लुई 2, लुई 3, लुई 15, लुई 16। ये जो लुई 16 थे, इनका एज 20 ईयर्स की थी। ठीक है, अभी यंग थे, एकदम लड़के थे, कोई ख़ास इनको एक्सपीरियंस नहीं था। और इनकी वाइफ का, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, ठीक है,
वो भी बहुत यंग थी, उनको भी विशेष एक्सपीरियंस नहीं था। उनका नाम मेरी एंटोनिए था। ठीक है, मेरी एंटोनिए लिख दीजिए। मार्ले एंटोनिए भी है, मेरी एंटोनियो कई अलग अलग बुक में है। ठीक है, ये है वहाँ के किंग थे, एक्सपीरियंस नहीं था और बहुत ये लोग सोसाइटी में क्या हो रहा है, लोग कितने अमीर हैं गरीब हैं क्या चल रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, एक वर्ड है आप याद रखिएगा, एक है लिवरे। उस समय की करेंसी थी, वहाँ की मुद्रा जिसको आप बोलते हैं करेंसी, मनी। जैसे आपके यहाँ रुपया है तो इसी तरह से उस टाइम पर वहाँ ये चलती थी। ठीक है, करेंसी थी। दोस्तों एक और वर्ड है आपके लिए, याद रखिएगा, ये टाइड। टाइड पढ़ते हैं आप, एक तरह का एक टैक्स था। ठीक है, कैसा टैक्स? रिलीजियस टैक्स था। कौन? चर्च जो है, चर्च लगाती थी ये टैक्स। किसको? कौन देता थे? फार्मर, किसान देते थे। ठीक है, किसको देते थे? चर्च को, याद रखिएगा। ठीक है, तो टाइड जो है, TITHE, टाइड जो है एक रिलीजियस टैक्स था। और दूसरा एक टैक्स और था जिसको आप टाइल बोलते हैं, TAI, बुक में आपके दोनों लिखा है टाइल। ये आपका डायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स था। कौन लेता था? किंग लेता था, या आप हाँ किंग ही लिखिए या स्टेट लिख सकते हैं, राजा को जाता था। कौन देता था? ये भी फार्मर ही देते थे, थर्ड स्टेट के लोग, किसान ही देते थे। आप पढ़ेंगे थर्ड स्टेट, यहाँ पर लिख लीजिए, बाद में मैं बताऊंगा थर्ड स्टेट होता क्या है। थर्ड स्टेट के लोग देते थे। ठीक है, और एक वर्ड है आप समझ लीजिए, क्लर्जी। हिंदी में आप उसको पादरी बोलते हैं। ये कौन लोग थे? जो कि चर्च में आप देखेंगे पूजा करते थे, पुरोहित जिसको आप बोलते थे। चर्च में जाके पूजा पाठ करना इन लोगों का काम होता था, और भी ये पढ़ाई लिखाई का काम भी करते थे। ठीक है, एक और चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, मोनार्की क्या होती है? मोनार्की, इसको बोलते हैं राजतंत्र। राजतंत्र, जब किसी देश पर सिंगल पर्सन और फैमिली और डायनेस्टी, ठीक है, सिंगल पर्सन, फैमिली और डायनेस्टी का अब रूल होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? डायनेस्टी का रूल होता है तो उसको आप मोनार्की बोलते हैं। जैसे हम लोग के देश में भी मोनार्की थी, मुग़ल आप देखेंगे मोनार्की सिस्टम था। ठीक है, मौर्यन के बारे में आपने सुना होगा, गुप्तास के बारे में सुना होगा। ये सब सिस्टम जो था मोनार्कियल सिस्टम था। पहले राजा महाराजा जो होते थे ना, उसी को मोनार्कियल सिस्टम कहा जाता था। राजा ही सभी पावर रखता था, उसके पास जुडिशियल पावर थी, वही कानून बनाता था। तो ऐसे सिस्टम को आप मोनार्की कहते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में चेंज होकर के क्या हो गया है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे फ्रांस रिवॉल्यूशन जो हुआ था, डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है फ्रांस की क्रांति का। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म से अगर आपको ये पता होगा तो बहुत आराम से ये समझ में आएगा फ्रांस की क्रांति। ठीक है, हम लोग चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति की जो स्टार्ट है, शुरुआत है, जिसको आप बोलते हैं बिगिनिंग, फ्रांस की क्रांति की जो बिगिनिंग है दोस्तों 14 जुलाई 1789 को होती है। बिगिनिंग तो इस डेट को होती है, लेकिन कोई चीज़ जब बिगिन होती है तो उसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़े रीजन्स होते हैं। आप देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 के दिन जो
वहाँ के लोग थे, मेंस वीमेंस सभी। आप देखेंगे कि वहाँ पर एक पोर्ट था, बहुत बड़ा किला जिसको आप बोलते हैं, फोर्ट, किला था जिसका नाम क्या था, बास्तिल, बास्तिल का किला। इसको घेर लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, और यहाँ के हथियार, यहाँ के गोला बारूद सभी लूट लेते हैं। और यहाँ पर जो सिपाही थे उनसे भी लड़ाई करते हैं। और ये जेल भी था। अब क्या था, एक आप देखेंगे कि जेल भी था, ठीक है, सेल की तरह भी। ये राजा का सबसे बड़ा जेल भी हुआ करता था। तो यहाँ पर ढेर सारे कैदी बंद थे। तो जो रिवोल्यूशनरी थे, जो लोग थे, उन्होंने इस किले को भी तोड़ दिया और जेल में जितने लोग बंद थे सबको उन्होंने छोड़ दिया, रिहा कर दिया, ठीक है। ये जो बास्टाइल का किला था, फोर्ट था, इससे आम जनता बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। वजह क्या था कि राजा के लिए आप देखेंगे कि राजा का जो डिक्टेटरशिप था उसका एक सिंबल था ये। और बहुत से लोगों को लाके यहाँ पे राजा जो किंग था यातना दिया करता था, परेशान करता था। तो लोगों ने इसको जब तोड़ दिया, गिरा दिया, तो उसी दिन को ही क्रांति की शुरुआत माना जाता है, बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो 14 जुलाई को ही फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है आज भी, ठीक है। तो याद रखिएगा 14 जुलाई 1789। तो ये क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या क्या फैक्टर्स थे, एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या था दोस्तों, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था, हर चीज़ का एक कारण होता है, तो फ्रांस की क्रांति का भी अपना एक कारण था। तो कारण को चाहे आप जब भी इतिहास पढ़िए तो उसको 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं वहाँ का सोसाइटी, सोशल फैक्टर जो है क्या था, सोशल फैक्टर, या फिर आप कह लीजिए हम लोग वहाँ के सोसाइटी को पहले पढ़ेंगे, तब जाके पता चलेगा, ठीक है, कि वहाँ की सोसाइटी क्या थी, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। ये सब आपको पता हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली है कि रीजंस आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ की ये सब कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो कोई क्रांति जब होती है, कोई रिवॉल्यूशन होता है, तो उसमें सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, यही सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं कि क्यों इतनी बड़ी जनता नाराज़ हो गई राजा से और लास्ट में उनको फांसी पर भी चढ़ा दिया, क्या क्या फैक्टर्स थे, इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो चलिए वहाँ के हम लोग समाज को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं। फ्रांस की सोसाइटी, दोस्तों फ्रांस का जो सोसाइटी थी, आप अपने बुक में देखिएगा, बहुत अच्छा मैप बना के समझाया है। वो 3 स्टेट में डिवाइड थी, 3 स्टेट में डिवाइड थी, या वर्ग बोल सकते हैं। स्टेट का मतलब ग्रुप होता है, यहाँ पे वर्ग है, ठीक है। और ये डिवीज़न बहुत ज़्यादा डीप था, इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप हुई थी। 3 स्टेट में कौन कौन लोग थे, जो फर्स्ट स्टेट में आते थे उनको क्या बोलते थे, क्लर्जी, ठीक है। ये कौन लोग थे, पादरी लोग थे। इनका परसेंटेज तो पॉपुलेशन में बहुत कम था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, इनके पास मनी और ढेर सारे प्रिविलेज होते थे। दूसरा जो ग्रुप था दोस्तों, आप उनको क्या बोलते हैं, नोबिलिटी, हिंदी में आप उसको कुलीन लोग बोलते हैं, इलिट लोग बोलते हैं, ठीक है। ये नोबिलिटी। इन 2 ग्रुप के बाद एक तीसरा भी था, थर्ड ग्रुप भी था, थर्ड स्टेट के लोग भी थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन अभी इनकी कंडीशन जान लीजिए। पॉपुलेशन में ये बहुत कम थे, ठीक है, केवल 5%, 5 से 6% थे, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेज लोग थे। प्रिविलेज का मतलब होता है इन लोगों के पास विशेषाधिकार था। विशेषाधिकार पहले से ही कानून में ये लोग अपने लिए बना लिए थे। विशेष अधिकार था, क्या क्या था, टैक्स नहीं देते थे, ठीक है, टैक्स ये नहीं देते थे, समझ लीजिए, सारा पैसा। जबकि पूरा जो राज्य था 40% से
प्लस 40% से अधिक जो लैंड थी उन पर इन्हीं दोनों लोग का कब्जा था, स्पेशली चर्च का। और सारा टैक्स यही लोग लेते थे। बट और सबसे बड़ी बात है, जो भी हाई पोस्ट थी, बड़े पद जिसको बोलते थे प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में यही लोग का आप देखेंगे कि नियुक्ति होती थी, यही लोग बड़े बड़े पोस्ट पर होते थे। और समाज में आप देखेंगे कि दूसरा एक और वर्ग था जिसको आप थर्ड स्टेट बोलते हैं। थर्ड स्टेट का बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कि भूमिका थी। इसमें कौन कौन से लोग होते थे, तो इसमें थर्ड स्टेट में भी 3 डिवीज़न है दोस्तों, याद रखिएगा। थर्ड स्टेट में भी क्या है, 3 डिवीज़न है। फर्स्ट में आपके बड़े बिजनेसमैन आते थे, बिजनेसमैन होते थे, ठीक है। लॉयर थे, जज थे, टीचर थे, बड़े व्यापारी थे, मर्चेंट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ही इनका हो गया, फर्स्ट ग्रुप बोल सकते हैं। और दूसरा आप देखेंगे कि एक ग्रुप और था, थर्ड स्टेट में एक और ग्रुप था जो फार्मर थे। फार्मर, आप इनको पीजेंट भी बोलते हैं, एक वर्ड भी आपके बुक में पीजेंट लिखा है, जिनके पास भूमि खुद की होती थी। आर्टिजन्स होते थे, कारीगर, आर्टिजन्स, ठीक है, और भी लोग होते थे। और थर्ड स्टेट जो तीसरा, सेकंड मान लीजिए, ये थर्ड था, ये सबसे ज़्यादा पुअर लोग इसमें रहते थे, सबसे ज़्यादा पुअर। स्मॉल पीजेंट कौन कौन लोग थे, स्मॉल पीजेंट्स, ओके। और लैंडलेस लेबर, ठीक है। और जो नौकर लोग थे, मजदूर थे, सर्वेंट थे, कुछ स्लेव भी थे, ये इसमें आते थे। वजह क्या थी, जो फार्मर्स थे, किसान जिसको आप पीजेंट्स बोलते थे, दोनों ग्रुप में मिला करके उनके पास खुद की लैंड होती थी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, टोटल जो सोसाइटी थी फ्रांस की, टोटल सोसाइटी में का 80 से 90% कौन लोग थे, पीजेंट थे, किसान थे, पीजेंट थे। बट इनके प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, कि ज़मीनें बहुत कम थी, ज़्यादातर किसान लैंडलेस थे, ठीक है। ज़्यादातर क्या थे, लैंडलेस थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। तो क्या करेंगे, लेबर करेंगे। फर्स्ट जो आपने इनके बारे में पढ़ा, क्लर्जी और नोबिलिटी के यहाँ जाके ये लोग मजदूरी करते थे, इनका काम करते थे, ठीक है। और समस्या क्या थी, टैक्स भी इन्हीं लोगों को देना पड़ता था, टैक्स भी इन्हीं लोग को, टैक्स पे करते थे यही लोग। ये जो गरीब किसान, बिजनेसमैन, ये और ज़मीन वाले किसान थे, टैक्स पेयर यही लोग थे। लेकिन प्रॉब्लम थी, देखिए अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़े थे, इन लोग बारे में हम लोगों ने समझा। अब सारा टैक्स ये भी देते थे, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। जो ये बिजनेसमैन, लॉयर, जज थे, ये लोग एजुकेटेड थे, ट्रेडर्स थे। ट्रेड इनका अमेरिका में, आप देखेंगे दुनिया के बड़े बड़े देशों में इन लोगों का ट्रेड होता था, इसलिए इन लोगों के पास मनी भी आ गई थी। अब मनी भी आ गई थी। प्रॉब्लम थी क्या इनके साथ, कि इन लोगों के पास कोई राइट नहीं था, यानी पॉलिटिकल राइट नहीं था, ठीक है, पॉलिटिकल राइट नहीं था। तो ये लोग सबसे पहले डिमांड करना शुरू किए। देश दुनिया में इन लोगों को घूमना था, अमेरिका से लेकर के आप देखेंगे कि इन लोगों का ट्रेड होता था, अफ्रीका में भी इन लोगों को होता था, एशियन कंट्रीज़ के साथ ये लोग ट्रेड करते थे। देश दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी विचारधारा चल रही है, ये लोग उन लोगों से परिचित थे। फिर ये अपने देश में जाते थे तो वहाँ देखते थे हमारी कंडीशन तो बहुत ख़राब है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि यही लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया अपने राइट्स के बारे में। और इन्होंने ही आप देखेंगे सबसे पहले जागरूकता पैदा करने की
कोशिश की। ठीक है, ये आपका सोसाइटी हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। इकोनॉमी, फ्रांस की इकोनॉमी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब 18th सेंचुरी की बात है, 18th सेंचुरी फ्रांस जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा था। फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके ढेर सारे रीजंस थे। क्या क्या रीजंस थे, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब था पूरा स्टेट जो है, आप देखेंगे कर्ज में डूबा था। ठीक है, राजा खुद कर्ज में डूबा था और वहाँ के जो टैक्स पेयर्स थे, उन्हीं की टैक्स से चलता था आपका पूरा कंट्री। बट प्रॉब्लम क्या थी, टैक्स इनफ नहीं हो पाता था। ज़मीन तो सारा आप देखेंगे कि बड़े लोग ले रखे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उस पर खेती भी ठीक से नहीं हो पाती थी। तो प्रोडक्शन जब कम होगा तो टैक्स कहाँ से ज़्यादा आएगा। ठीक है, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसके और भी कई फैक्टर थे, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला आप देखेंगे कि अमेरिकन वार। अमेरिका में आप देखेंगे, पढ़े होंगे, अमेरिकन वार हुई थी। अमेरिका के लोग ब्रिटेन के ख़िलाफ़ हो गए थे और अपनी फ्रीडम के लिए वहाँ पर लड़ाई लड़े अपने देश में, और लास्ट में फ्री हुए और नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में बना। प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्रांस था ब्रिटेन का एनिमी था। ठीक है, तो अमेरिकन वार में फ्रांस खुद अपने आर्मी को भेज देता है ब्रिटेन के ख़िलाफ़। तो वहाँ पर फ्रांस के लोग अमेरिका के साथ लड़ते हैं ब्रिटेन के खिलाफ। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि फ्रांस अपना बहुत ज़्यादा आर्मी लगाता है, मनी लगाता है, तो इससे इसका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है। ठीक है, फ्रांस का फाइनेंशियल लॉस हो गया इसमें। ठीक है, अमेरिकन वार में पार्टिसिपेट करने की वजह से। दूसरा आप देखेंगे फ्रांस के लोग ब्रिटेन के हमेशा से ही शत्रु रहे, एनिमी रहे। भारत में भी उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे फ्रांस में जो प्रॉब्लम थी वो आपका वारसाई का जो लोग थे, वहाँ का जो महल था, आप देखेंगे यहाँ के लोग, राजा और रानी, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते थे। और इस तरह से आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा खर्च करते थे जो बियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए आप देखेंगे बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। और उसके बाद वहाँ पर आर्मी को आप देखेंगे सैलरी देना पड़ता था। ठीक है, और कोर्ट जो चलती थी, राज दरबार, उसका भी खर्च होता था। तो इन सब को पे करना राजा के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। जबकि प्रॉब्लम की थी, टैक्स जो था वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही देते थे। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आ गई, एग्रीकल्चर क्राइसिस। दोस्तों ये भी फ्रांस में उस वक्त चल रहा था। ठीक है, आप एक वहाँ पर अपनी बुक में देखिएगा तो बहुत अच्छा से लाइन इसमें बता रहा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्राइसिस कैसे हुई, बैड हार्वेस्टिंग, जब वहाँ पर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो खेती बाड़ी का काम एकदम ख़राब हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ग्रेन की स्कार्सिटी हो गई, ग्रेन अनाज क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ग्रेन की क्या हो गई, स्कार्सिटी। जाहिर है कि ख़राब फसल होगी तो कम उत्पादन होगा, तो फूड प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, फूड प्राइस बढ़ जाएगी। तो जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल, वो क्या खाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको। कॉमन पीपल को प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा
उनमें वीकनेस डेवलप होगी, ठीक है। ऐसे में आप देखेंगे भूख की वजह से कई लोगों की डेथ हो जाती है, कई लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं। तो आप फ्रांस में दोस्तों फूड राइवोट शुरू हो जाता है। लोग रोटियां चुराते थे, कभी कभी बड़ी बड़ी दुकानों पर आप देखेंगे कि पाव रोटी वहाँ का जो स्टेपल फूड था उसके लिए दंगे होने शुरू हो जाते थे। तो फ्रांस में आप देखेंगे कि बहुत ही ख़राब इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से सोसाइटी भी अनस्टेबल हो गई थी, और हमेशा आप देखेंगे कि वहाँ पर छोटे छोटे दंगे होते थे, कई खाने पीने के लिए और अनाज के लिए होते थे। और जबकि राजमहल जो वहाँ के किंग था वो अपने पर्सनल लाइफ में ही इतना बिजी रहता था कि अपने स्टेट में क्या हो रहा है उस पर विशेष ध्यान दे ही नहीं पाता था, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे, और भी क्या क्या फैक्टर्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ओके, बाय।